कि राव इंद्रजीत जी ने अपने नाम के आगे लिख रखा है मोदी का परिवार। तो मुझे लगता है कि ये शहीद राव तुलाराम जी का अपमान और इस पूरे इलाके का अपमान लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। मैंने खुली चुनौती दी कि 2023 की 1000 नौकरी की लिस्ट भी आप मुझे दिखा दो, नहीं दिखा पाए। वो उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की। उसके बाद अब 21 तारीख को 21 फरवरी को उन्होंने विधानसभा में कहा 29 तारीख तक 29,000 नौकरियों की हम भर्तियों की लिस्ट जारी कर देंगे। 29 तारीख भी चली गई, 6-7 दिन भी चले गए, कोई लिस्ट जारी नहीं की। और मुख्यमंत्री जी की पोल खोली तो आनन फानन में शाम को एक लिस्ट जारी कर दी गई ग्रुप डी की। अब इनको कोई ये समझाए ग्रुप डी की नौकरी कि रिजल्ट ग्रुप सी से पहले घोषित सिर्फ वही कर सकता है जिसको नौकरी का न भी मालूम नहीं है। तो इसलिए सरकार बिना दिमाग लगाए हुए, बिना सोच समझ के इस तरीके का काम कर रही है जिससे हरियाणा के युवा बहुत परेशान हैं। 25 लाख लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट देने को तैयार बैठे हैं लोकसभा में। कायर लोग छिप जाया करते हैं, भारतीय जनता पार्टी छिपी हुई है, अभी घोषणा नहीं कर रही अपने टिकट। आप खुद बताओ, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनकी टिकट अनाउंस नहीं कर रहे। उनके मुकाबले हमने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट 10-12 दिन पहले कर दिया। 195 लोगों की लिस्ट अनाउंस हो गई, उसमें ना 2 केंद्रीय मंत्रियों का नाम आया, ना प्रदेश अध्यक्ष का नाम आया। तो ये तो बड़ा अपमानित करने वाली बात हो गई इन लोगों को। इतना अपमान सह के भी ये भारतीय जनता पार्टी में कैसे रुके हुए हैं, मुझे तो यही बात समझ नहीं आती। ऐसे प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी लेके आती, इतने जुमले फेंकते हैं, चुनाव के बाद कह देते हैं हाँ वो तो जुमला था, हमने मजाक किया था लोगों के साथ। तो ऐसे राजनीति नहीं होती है। लोग सारा झूठ पकड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढाढा जी आज नारनौल में पहुंचे हैं। इनसे काफी पहलुओं पर बात करते हैं। अनुराग जी, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आज आप नारनौल आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के आज आपने प्रेस वार्ता? देखिए, आज के दिन तो एक ही मुद्दा है जो हरियाणा के युवा को बहुत परेशान किए हुए। इस सरकार को युवाओं को नौकरी कैसे देनी है उसका न तक मालूम नहीं है। हम बार बार इस बात पे सवाल उठाते हैं कि मुख्यमंत्री जी आखिर युवाओं की नौकरियों के बारे में झूठ क्यों बोलते हैं। पहले मुख्यमंत्री जी ने 2023 की जनवरी में कहा कि 50,000 नौकरी 2023 में देंगे। मैंने खुली चुनौती दी कि 2023 की 1000 नौकरी की लिस्ट भी आप मुझे दिखा दो, नहीं दिखा पाए। वो उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की। उसके बाद अब 21 तारीख को 21 फरवरी को उन्होंने विधानसभा में कहा 29 तारीख तक 29,000 नौकरियों की हम भर्तियों की लिस्ट जारी कर देंगे। 29 तारीख भी चली गई, 6-7 दिन भी चले गए, कोई लिस्ट जारी नहीं की। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हमने इस बात को लेके की और मुख्यमंत्री जी की पोल खोली तो आनन फानन में शाम को एक लिस्ट जारी कर दी गई ग्रुप डी की। अब इनको कोई ये समझाए ग्रुप डी की नौकरी कि रिजल्ट ग्रुप सी से पहले घोषित सिर्फ वही कर सकता है जिसको नौकरी का न भी मालूम नहीं है। ऐसा इसलिए कि ये जो आपने 10,000 अभी अनाउंस किए हैं ग्रुप डी के भर्ती रिजल्ट, ये सारे बच्चे ग्रुप सी के लिए भी एलिजिबल हैं। जैसे ही आप ग्रुप सी का रिजल्ट निकालोगे, ये 10 के 10,000 उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपकी ये भर्ती प्रक्रिया ग्रुप डी की पूरी जीरो हो गई, शून्य हो गई। सारी मेहनत शून्य हो गई, सारी प्रक्रिया शून्य हो गई, सारा पैसा बर्बाद हो गया जो भी लगाया इसमें। तो इसलिए सरकार बिना दिमाग लगाए हुए, बिना सोच समझ के इस तरीके का काम कर रही है जिससे हरियाणा के युवा बहुत परेशान हैं। मैं तो ये देख रहा था कि इंडियन आर्मी का फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट भी ये अपनी जॉब्स में वैलिड नहीं कर रहे। अरे, भारतीय सेना का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं कर रहे तो किसका करोगे। तो इस तरह की बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिससे 5 लाख के आसपास हरियाणा का युवा नौकरी के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। तो वो 5 लाख युवा का अगर 25 लाख उसके परिवार के सदस्यों को मिला दें तो 25 लाख लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट देने को तैयार बैठे हैं लोकसभा में। 10 लोकसभा में डिवाइड करो तो हर लोकसभा पे 2.5 लाख वोटर सिर्फ युवा की नौकरी के सवाल पे तैयार बैठा है कि बटन कब दबाना है बीजेपी के खिलाफ। इसलिए हाथ पैर फूले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए टिकट पे फैसला नहीं कर पा रहे। हरियाणा के अंदर 10 में से एक भी टिकट अनाउंस नहीं कर पाए अभी तक। 2.5 लाख वोटर्स का आपने बात की है, तो क्या ये आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा वोटर? इस बार तो ऑप्शन ही नहीं है। इस बार तो 2 ही ढेरी हैं आपके पास वोट की। एक तरफ वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं या किसी मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, और एक तरफ वो लोग हैं जो देश बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं और बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। तो 2 ही जगह इस बार वोट जाना। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी इसीलिए सकपकाई हुई है कि अब की बार तो वोट आमने सामने का होगा, मुकाबला आमने सामने का होगा। और आमने सामने के मुकाबले में कायर लोग छिप जाया करते हैं। भारतीय जनता पार्टी छिपी हुई है, अभी घोषणा नहीं कर रही अपने टिकट। आप खुद बताओ, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनकी टिकट अनाउंस नहीं कर रहे। उनके मुकाबले हमने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट 10-12 दिन पहले कर दिया। 2 केंद्रीय मंत्री, उनकी टिकट अनाउंस नहीं कर रहे।
उनके कद के बारे में तो सोचिए। 195 लोगों की लिस्ट अनाउंस हो गई, उसमें ना 2 केंद्रीय मंत्रियों का नाम आया, ना प्रदेश अध्यक्ष का नाम आया। तो ये तो बड़ा अपमानित करने वाली बात हो गई इन लोगों को। इतना अपमान सह के भी ये भारतीय जनता पार्टी में कैसे रुके हुए हैं, मुझे तो यही बात समझ नहीं आती। वर्ष 2024 जो है, मौजूदा जो साल है, चुनाव वर्ष कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दक्षिण हरियाणा में बड़ी सौगात देके गए, बड़ी रैली करके गए हैं। अभी आपने भी कुछ बातें कही हैं, क्या कहेंगे सर? जैसे क्या सौगात देके गए हैं मोदी जी? एक ऐसा प्रोजेक्ट एम्स का जिसपे 2015 में अनाउंसमेंट हुई थी, उस पे 2024 में 9 साल बाद आके करोड़ों रुपए खर्च करके, एक जब अनाउंसमेंट करी तब, फिर उसके बाद बीच में अनाउंसमेंट करी तब, फिर उसके बाद अब जब आए हैं तो रैली में करोड़ों खर्च करें। करोड़ों रुपए खर्च करके 9 साल बाद एम्स की पहली ईंट रख गए। तो इस स्पीड से अगर मोदी जी चलेंगे तो 2040 तक बन के तैयार होगा, 2050 तक उसमें डॉक्टर मशीनें आएंगी। अपनी ये जनरेशन इलाज करा पाएगी नहीं करा पाएगी मुझे पता नहीं है, अगली जनरेशन मोदी जी भी देखने के लिए उस वक्त होंगे कि नहीं होंगे हमको पता नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी लेके आती, इतने जुमले फेंकते हैं, चुनाव के बाद कह देते हैं हाँ वो तो जुमला था, हमने मजाक किया था लोगों के साथ। तो ऐसे राजनीति नहीं होती है। लोग सारा झूठ पकड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का। इस बार सबक सिखाएंगे। इस बार प्रधानमंत्री जी भी उनका चेहरा देख के जो लोगों ने शुरू में वोट दे दिया था कि शायद कुछ बदलाव आए देश की राजनीति में, कुछ अच्छा करें, धोखा खाए हुए लोग हैं। दूध का जला कहते हैं छाछ भी फूक फूक के पीता है। इस बार एक एक कदम भारतीय जनता पार्टी का जांच के वोट करेंगे। लोकतंत्र बचाने के लिए लोग वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन के लिए वोट करें। एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने गठबंधन की बात की है, अनुराग ढांडा जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए वो बहुत स्पष्ट है कि हमारे हिस्से में हरियाणा के अंदर एक सीट आई है और हम अपने लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को कुरुक्षेत्र में अनाउंस कर चुके हैं। बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हरियाणा के अंदर होंगे और ये ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं हमारे। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो भी कांग्रेस का और हमारा ज्वाइंट कैंडिडेट है, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स होंगे वहां पर भी हमारे कार्यकर्ता खूब मदद करेंगे। तो मिल करके इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बांध के भेजेंगे हरियाणा से, 10-0 से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे हरियाणा में। तो आपने गठबंधन की बात की, लोकसभा के बाद खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा? लोकसभा चुनाव के लिए, चूंकि इसका परिप्रेक्ष्य समझिए कि जो केंद्र सरकार है वो संविधान की रक्षक होती है, संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। इसलिए केंद्र सरकार का जब चुनाव है तो हमें संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ताकि हमारी आजादी बची रहे, ताकि संविधान के अंदर जो हमें अधिकार दे रखे हैं वो अधिकार बचे रहें, उसके लिए ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। ये लोकसभा चुनाव के लिए है। लोकसभा चुनाव के बाद की रणनीति बाद में देखेंगे। वर्ष 2013 के अंदर नरेंद्र मोदी जी एक घोषणा करके गए थे, 1 रैंक 1 पेंशन। अभी आपने नेम्स को लेकर जिस तरह उंगली उठाई, दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह कदावर नेता है, मोदी के परिवार को लेकर भी आपने एक बड़ी बात कही है। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि वो जो अनाउंसमेंट करके गए थे 1 रैंक 1 पेंशन, सबसे बड़ा झूठ था। आप आज के दिन में हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, 97% जो नीचे सिपाही से लेके और नीचे के रैंक्स पे जो लोग काम करते हैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। सिर्फ 3% लोगों को देकर के आप कहते हो 1 रैंक 1 पेंशन आपने दे दिया। और जो बार बार हरियाणा के इस हिस्से में आके झूठ बोल के जा रहा है, जो व्यक्ति जो बार बार यहाँ के लोगों से धोखा कर रहा है, मैं तो हैरान हो गया ये देख के कि राव इंद्रजीत जी ने अपने नाम के आगे लिख रखा है मोदी का परिवार। जिनके पास इतना बड़ा परिवार का नाम है, जिनके पास शहीद राव तुलाराम जी के वंशज होने का गौरव है, वो अगर अपने नाम के सामने मोदी का परिवार लिखते हैं तो मुझे लगता है कि ये शहीद राव तुलाराम जी का अपमान और इस पूरे इलाके का अपमान, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता वो किस दबाव में कर रहे हैं, कोई सीबीआई ईडी का दबाव है, टिकट भी अभी तक उनका अनाउंस नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता किस दबाव में वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये शोभा नहीं देता कि शहीद राव तुलाराम जी की इस धरती पे उनके वंश का, उनके परिवार का कोई व्यक्ति अगर मोदी का परिवार कहने में अपने आप को गौरव महसूस करे, तो मुझे लगता है कि ये उनके कद के साथ, शहीद राव तुलाराम जी के जो इमेज है उसके साथ न्याय नहीं है। अंतिम सवाल जानना चाहेंगे कि दक्षिण हरियाणा, खासतौर पर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें, पानी का बहुत दबाव रहता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि पानी लेके आने की बात करते हैं, कोशिश भी की गई है, काफी सुधार भी देखने को मिला है। अभी हाल ही में राजस्थान के साथ भी टाई अप हुआ है कि हरियाणा का पानी राजस्थान में जाएगा। आपकी पंजाब में सरकार है, पंजाब से SYL का पानी आना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, पूरे प्रकरण को किस एंगल से देखें? देखिए, हम तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक व्यक्ति, एक एक किसान, वो हमारे भाई हैं। कोई भी प्यासा नहीं रहना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए, सबको जमीन के लिए पानी मिलना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि ये एक तरफ
ये इनको चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात करते हैं, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया। स्वामीनाथन जी ने क्या ऐसा काम किया था? उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी एमएसपी, जिसमें डिफाइन किया गया था किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे हैं, गोली चला रहे हैं, लाठियां मार रहे हैं, रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को एमएसपी दे रहे हैं। तो ये कैसा किसानों का सम्मान है? किसानों की इतनी चिंता करने वाली अगर ये सरकार है, तो इस इलाके में लगभग 1/3 हरियाणा के अंदर पानी की जो कमी है, उसके होने के बावजूद हरियाणा का पानी राजस्थान को भेज देंगे। ये कैसी किसान हितैषी सरकार है? तो हमारी इस बात को लेकर के आपत्ति है कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सेस वाटर है तो हमको सबसे पहले तो अपने किसानों को देना चाहिए। सबसे पहले तो 1/3 हरियाणा जहां पे पानी की कमी है वहां पे देना चाहिए। और अगर कोई दो राज्यों के बीच में भी मुद्दा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एसवाईएल का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसको बैठ करके आपसी बातचीत से समझाना चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी इस बातचीत से बचते क्यों हैं? मुखिया है परिवार के, देश में अगर कहीं भी पानी की कमी है उनकी जिम्मेदारी है वहां पानी पहुंचाना। यही हरियाणा की धरती पे आके कह के गए थे पाकिस्तान बह के जा रहा है 70 सालों से पानी, मोदी इस पानी को रोकेगा, सबको देगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सबको देगा। तो कहां है वो? 5 साल हो गए उस बात को कहे हुए, वो भी एक जुमला था क्या? तो इन सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। लोग उनकी सारी चालबाजियां समझ रहे हैं, लोग सारी चीजों को समझ रहे हैं। जो सरकार पानी को लेके मुद्दा बनाए और फिर अपने प्रदेश से पानी राजस्थान को दे दे अपने ही किसानों को देने की बजाय, उस सरकार के झूठ को अब सारे लोग समझने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। ये थे अनुराग ढांडा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निश्चित तौर पे राजस्थान में जो पानी देने का जो कहीं ना कहीं इनका समझौता हुआ है वो निश्चित तौर पे सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पहले दक्षिण हरियाणा में ही पानी की पूर्ति करनी चाहिए। कैमरा पर्सन भूप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, नारनौल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।